तब तक रण सिंह जी को भी होश आ गया था। उन्होंने सल्ला जी को हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सल्ला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें क्या हो गया है? तभी सल्ला जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। रण सिंह जी ने उनकी पीठ को सहलाया और सलाह है तो थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने रण सिंह जी को बताया कि मैं जो पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बातें करते हुए सुना कि वे दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और वह कहकर रोने लगी। उधर जब मनोज ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ फेर रखकर आंखें खोली कर उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो मनोज, तुम इन बूढ़े बुढ़ियों हो के इकलौती संतान हो। यह लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनके सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोच लो, इनका क्या क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। मनोज रीना से गुस्से में बोला, रीना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता हूँ। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि उन्हें मैं गाँव भेज सकता हूँ। मनोज ने जो बात कही उस बात को सरला जी ने नहीं सुना। वह रीना की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाल ली वहाँ से चली गई। अब तरण सिंह जी ने सोचा, क्यों ना बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गाँव चले जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इनके पास वापस न आए। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। सल्लाजी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिला। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह उसी शहर में रहता है और अब वह अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। रण सिंह जी और सल्ला जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया है, क्योंकि उस ऑटो वाले को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को सतमा का अटैक आया था। वह अपनी बेटे के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कह पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला गया। रण सिंह जी बोले, देख सल्ला, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की भी जान बच सकती है। और वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई दोनों अपने गाँव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। मनोज ने देखा मम्मी आज आज अभी तक नहीं उठे हैं, ना ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गई यह देखने की अभी दोनों क्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर देखा तो दोनों वहाँ से गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए हैं। उसने रीना को जाकर बताया तो रीना तो मन ही मन खुश हुई, चलो दोनों बूढ़े बूढ़ियों से बिना कुछ किए ही छुटकारा मिल गया है। लेकिन मनोज ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसके जान में जान आई, और रीना ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह मनोज के साथ अपने सास ससुर के घर गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस आ जाने से तो मैं दीप की वरी अच्छे से कर ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। रण सिंह जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं सल्ला जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसलिए वह बार बार रण सिंह जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। तो रण सिंह जी ने सोचा, सलाह की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। जाए, अब तो रीना को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। रीना सलाह जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। सलाह जी भी खुशी खुशी उसका काम यह सोच कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू है, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। रीना सल्ला जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और सल्ला जी अपने पति रण सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती रहती। जब तक रण सिंह जी पैसे भेजते रहे तब तक तो रीना ने सल्ला जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े रण सिंह जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया।
जिससे फिसलकर ऐसे गिरे कि उनके कमर की और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो रीना को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई है। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह सल्ला जी के हर काम में कुछ ना कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ से तो सल्ला जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थी, जिसका रीना भरपूर फायदा उठाती थी। रीना अब मनोज के सामने सल्ला जी की गलतियां गिना रही थी, जिससे वहाँ वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता था, क्योंकि वह भी एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ के भी छोटी छोटी गलतियाँ पर जिस रीना और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देती थी और घर में हंगामा करा देती थी। कुछ ही दिन अस्पताल में रहने के बाद रण सिंह जी की छठी कर दी गई। अब हर 7-8 दिनों के बाद रण सिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, जो रीना को बहुत अखरता था। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पानी किया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर के कोई काम ही करती थी और ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जैसे ही मनोज अपने ऑफिस से जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती है। उसका बेटा दीप यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा था और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता। लेकिन रीना की उसके ऊपर नजर पड़ते ही वह अपने सास ससुर को भी खरी खोटी सुनाती और देव को भी गुस्से में आकर मार देती थी और उसे सख्त हिदायत देती कि वह उनके पास कभी ना जाए। एक दिन सरला जी अपने पति रणन सिंह जी को अस्पताल लेकर गई हुई थी। रीना ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को मनोज से कहा कि उसकी एक सहेली के घर पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में मनोज के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपने अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे। मनोज उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे सलाह जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकालकर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ गहने भी गिर गए। फिर तो रीना का आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्होंने इतना दलील किया कि उन्हें अपने सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। और जब मनोज ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। रीना ने कुछ दिन पहले ही रण सिंह जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर में साइन करवा लिए थे, जो अब वह उसके नाम पर हो गए था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब मनोज ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कहा दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूलकर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब रण सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए और क्या करे। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दबते धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। तभी वे एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी सल्ला जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत को देखिए तब काम करेंगे। तभी सल्ला जी बोली, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक ही रह कर लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। रण सिंह जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दे दिया गया और सल्ला जी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा था। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से ही रण सिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर जहाँ आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोल दे, ताकि वहाँ भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। मालिक बहुत ही नेक दिल का आदमी था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कही, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह आपका बड़प्पन है, इसलिए मैं आपके इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का और आपका रेस्टोरेंट खुलेगा, जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और देखते देखते रण सिंह
जी और सरला जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था तब मनोज और रीना भी आए थे, क्योंकि मनोज उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ रण सिंह तो रण सिंह तो रीना और मनोज को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तभी रण सिंह जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में रण सिंह जी और उनके पीछे सरला जी चल रही थी। जब रण सिंह जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था, उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कभी मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए हैं। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांग कर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे, जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था। उन्होंने हमें चोर साबित किया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ के धन को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी, हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। रण सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही मनोज और रीना की नजरें शर्म से झुक गई। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब मनोज सीधे रण सिंह जी के केबिन में जाने लगा। तब गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब मनोज ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैंने सर से शिकायत कर दी है ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी है मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। मनोज को मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर जब रण सिंह जी से परमिशन लेने लगा तो रण सिंह जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे पूरा दिन बीत गया। रण सिंह जी मनोज से मिले ही नहीं। मनोज रण सिंह जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए वह काम नहीं किया, इसलिए उसे दूसरे दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब मनोज के हाथ से नौकरी भी चली गई और रण सिंह जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह बहुत परेशान हो रहा था। उधर रीना ने सोचा, रण सिंह जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे तो वह उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला कि किसी दलाल ने पहले ही उससे दवाई के बिल के साथ ही उसने साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। रीना को भी 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। अब उधर मनोज परेशान हो रहा था तो इधर रीना परेशानी हो रही थी। जब उनके बेटे दीप को पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वे लोग रहते थे। अब तो मनोज और रीना दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीप को वह सारी घटना याद आ जाती थी, जब उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसे भोजन के लिए वह कितना तड़पती है। रण सिंह जी इतने उदार दिल थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आता था। वह उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों के लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांग कर खाया था। उन्होंने सरला जी को अपना विचार बताया कि क्यों ना हम शाम को सबके सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया जाए। सरला जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब सरला जी और रण सिंह जी रोज शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़ी होकर खाना लेती। रीना को तब अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। सरला जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रह जाए, क्योंकि रीना ने एक बार नहीं 2 बार नहीं उन्हें जलील करके घर से निकाला था। इसलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं नहीं पिछला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके करें। थैंक यू।